Hello kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we're going to discuss chapter number 6 which is manufacturing industries and आज का जो सेशन है वो सेशन नंबर 1. So इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में. Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? It is production of goods जो large quantity में उसका production होता है after processing from raw materials. तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस करते हैं, उसको मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करा जाता है और ये जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज क्वांटिटीज में होता है तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, and aluminum from bauxite? Do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? तो क्या आपको ये पता है कि पेपर जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम जो वुड होती है वो यूज़ करी जाती है, शुगर जो है वो शुगर केन से यूज़ किया जाता है, आयरन एंड स्टील जो है वो आयरन ओर एंड एल्युमिनियम से जो एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट से यूज़ किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से जो रॉ मटेरियल है उससे आती हैं. तो जो पेपर है उसको हम वुड से बनाते हैं. जो शुगर है वो आती है शुगर केन से. अगर आप लोगों ने बच्चों में जाके देखा कि खेत में जो शुगर केन लगी रहती है जिसको हिंदी में गन्ना भी बोलते हैं तो उससे शुगर बनती है. आयरन एंड स्टील जो बनता है वो आयरन ओर से बनता है, एल्युमिनियम से बनता है. और जो एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट से. एंड डू यू ऑल्सो नो दैट कुछ टाइप के जो क्लोथ्स हैं वो भी जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो यान से मैन्युफैक्चर होते हैं जो इटसेल्फ अपने आप में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है. People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished good. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. तो जो लोग एम्प्लॉयड रहते हैं सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ है तो हमारी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं. हम लोगों ने अर्लियर जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें भी इसको डिस्कस किया है. तो फर्स्ट होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़, फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड देन टर्शरी एक्टिविटीज़. तो जो लोग एम्प्लॉयड रहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्राइमरी मटेरियल जो है उनसे लेके वो फिनिश गुड में उनको तैयार करते हैं. तो प्राइमरी जो मटेरियल है उससे फिनिश गुड तैयार होता है और वो सेकेंडरी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं. जो वर्कर्स एम्प्लॉय होते हैं जो काम करते हैं स्टील फैक्ट्रीज में, कार ब्रूरीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, बेकरीज हैं, ये सब इसी जो कैटेगरी है उसी में आते हैं जो हमारी सेकेंडरी कैटेगरी है क्योंकि यहाँ पे सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है दैट इज़ बीइंग डन इन इफ वी सी अगर जो कार्स फैक्ट्री हैं एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं वी आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग समथिंग इन दोज फैक्ट्रीज और इन दोज जो भी ये सारी चीज़ें बन रही हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है. नाउ वील डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज. तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और वो कंसीडर किया जाता है कि वो बैकबोन है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में. इन जनरल वो एक बैकबोन का काम करता है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पर्टिकुलरली इन सारी चीज़ों में. अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी कंट्री का अच्छा है या हम किसी स्टेट को ही ले लें कि अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं देन वो स्टेट जो है वो बहुत आगे बढ़ता है बिकॉज उसमें डेवलपमेंट बहुत होगा. बिकॉज फर्स्ट ऑफ द ऑल वहाँ पे प्लांट लगेगा तो उसमें बहुत सारी जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं. एक ही अच्छी फैक्ट्री के आने से, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आने से बहुत कुछ अच्छा हो जाता है इन अ स्टेट अगर हम लोग बात करें. एंड इफ अ कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देन वो कंट्री जो है वो बहुत डेवलप करती है. इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट की.
Manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं वो केवल हेल्प नहीं करती कि वो मॉडर्नाइज करें एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइज होना भी बहुत ज़रूरी है जिससे हम अच्छे अच्छे जो फसलें हैं उनको उगा सके एंड देन ऑल्सो वी नीड न्यू मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो चीज़ें हैं वी नीड जो टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम अच्छी तरीके से जो हमारी फसलें हैं उनको उगा सके, हमारा प्रोड्यूस जो है वो अच्छा हो। तो फॉर दैट वी नीड ऑल दीज मॉडर्न एग्रीकल्चरल जो टेक्निक्स है वो एंड मॉडर्न जो है हमारा हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमारा बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का एंड वो ऑल्सो रिड्यूस करते हैं जो हैवी डिपेंडेंस होती है लोगों की ऑन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उनको बहुत सारे जॉब्स देती हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर बोथ, उसमें जो है जॉब्स मिलते हैं लोगों को। सो दैट इज़ वाई जो हैवी डिपेंडेंस है लोगों की ऑन एग्रीकल्चर इनकम वो थोड़ी कम होती है। Industrial development is a precondition for eradication of employment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. तो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो एक प्री कंडीशन है कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो सकता है एंड देन ऑल्सो इफ़ वी टॉक अबाउट पॉवर्टी, तो हमारे यहाँ वी हैव अ लॉट ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री। तो for poverty and unemployment वो कैसे जाएगा, if we have a lot of industries then the jobs will be available and company जो है वो बहुत सारे लोगों को jobs देंगी and for the whole country it is good क्योंकि जो development है वो अच्छा होगा and then also we are eradicating unemployment and poverty and this was the main philosophy behind जो public sector industries हैं and joint sector ventures हैं इंडिया में, उसके लिए ये ही main philosophy थी कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जा सके, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जा सके एंड ऑल्सो जो पॉवर्टी है कंट्री से वो हटाई जा सके, उसको कम किया जा सके, सो दैट वी नीडेड अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज। सो बिकॉज ऑफ दैट जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं एंड जॉइंट वेंचर जो है वो दे स्टार्टेड एंड इट हेल्प्ड अ लॉट टू। Export of manufactured goods expands trade and commerce and brings in much needed foreign exchange. Countries that transform their raw materials into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. तो जो एक्सपोर्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का वो और भी एक्सपैंड करते हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको एंड उससे क्या आता है देन वी गेट द फॉरेन एक्सचेंज जो जिसके हमारी कंट्री को और एनी कंट्री नीड्स अ फॉरेन एक्सचेंज। तो हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं एज अ कंट्री तो वी आर एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड देन ऑल्सो वी आर ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। कंट्रीज जो हैं जो ट्रांसफॉर्म करती है अपने रॉ मटेरियल को इन वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड जो बनाती हैं, सो इफ़ यू हैव अ रॉ मटेरियल एंड इफ़ यू आर मेकिंग बहुत अच्छी अच्छी हम लोग चीज़ें बना रहे हैं, आर मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी गुड। तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना। चाइना इज़ नंबर वन इन मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने इसीलिए द कंट्री बिकेम सो प्रॉस्परस बिकॉज उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अच्छा है। सो एनी कंट्री जो रॉ मटेरियल्स को जो ट्रांसफॉर्म करती है बहुत अच्छे तरीके से इन फर्निश गुड ऑफ हायर क्वालिटी जो होगा तो वो कंट्री जो है हमेशा प्रॉस्परस होगी बिकॉज द जो भी वो कुछ बनाएंगे द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दे आर गोइंग टू गेट वो जो एक्सपोर्ट होगा वो बहुत होगा और उससे कंट्री जो है डेवलप करेगी एंड ऑल्सो वी विल ब्रिंग इन मोर फॉरेन एक्सचेंज। Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of a total of 27% of the industry, which includes 10% for mining, quarrying, electricity and gas. तो ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स की अगर हम लोग बात करें तो जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो स्टैग्नेंट है एट 17% ऑफ जीडीपी। तो जो हमारी कंट्री की जीडीपी है उसका 17% पे वो स्टैग्नेंट हो गया है, वो रुक गया है। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 27% जो है हमारी फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% जो है उसमें आता है माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस आता है उसमें। इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
Industrial locations are complex in nature. These are influenced by availability of raw material, labor, capital, power, and market, etc. It is rarely possible to find all these factors available at one place. तो जो इंडस्ट्रियल जो लोकेशंस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं उनको ढूंढना, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस होते हैं किससे कि जो अवेलेबिलिटी हो रॉ मटेरियल की, लेबर हो वहाँ पे, कैपिटल हो, पावर हो एंड मार्केट एक्सेट्रा. तो एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल, एटलीस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स शुड बी अवेलेबल कि जिससे जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसको चूज करा जाए. तो इट्स रियली पॉसिबल कि सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएं, बट ये ध्यान में रखा जाता है कि मोर एंड मोर फैक्टर्स अगर वहाँ पे मिले देन ओनली जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो चूज किया जाता है. एंड दैट इज वाई वी विल सी कि कुछ लोकेशन पे ज्यादा इंडस्ट्रीज होती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज अवेलेबिलिटी ऑफ ये सारे जो फैक्टर्स है उनकी. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. तो consequently क्या होता है कि manufacturing जो activity है वो वहीं पर locate होती है where all the appropriate factors of industrial जो location है वो वहाँ पे available हो, either they are available at that place या फिर उनको arrange करना is not that costly होता है. So that is why if it is it can be arranged at lower cost, तो वहाँ वहाँ पे किया जाता है, और either सारे जो factors हैं वो available हैं at that place. After an industrial activity starts, urbanization follows. Sometimes industries are located in or near the cities, thus industrialization and urbanization go hand in hand. So now we'll talk about कि जो industrialization है, urbanization है, वो कैसे होता है. तो बच्चों अगर आप लोगों ने देखा है कि कोई भी एक बड़ी फैक्ट्री आती है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं बट द फैक्ट्री स्टार्ट्स, तो व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग कि लोग जो लोगों को वहाँ जॉब मिलता है देन दे विल स्टार्ट लिविंग नियर बाय, एंड देन धीरे धीरे व्हाट विल हैपन कि वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज पीपल विल स्टार्ट लिविंग देयर. फिर धीरे धीरे वहाँ पे जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और ज़्यादा घर बनेंगे. दैट इज़ वाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, दैट गो हैंड इन हैंड. एक बार इंडस्ट्री आ गई then people will start living, you will get malls there, you will get shops there, so everything will start happening once the big industry comes anywhere. Many industries tend to come together to make use of advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. Gradually, a large industrial agglomeration takes place. तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं दे कम टुगेदर कि जिससे वो यूज़ कर लें कि जो एडवांटेजेस ऑफर कर रहे हैं अर्बन सेंटर, सो दैट्स हाउ वो एक साथ मिल के वहाँ पे आ जाते हैं. एंड ग्रेजुअली जो लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन है वो वहाँ पे हो जाता है because of all the facilities are available at one place. So industries also tend to come together at one place, वो एक जगह आ जाते हैं जिससे कि सबको फायदा होता है. So if we see industry market linkage जो है तो raw material और component parts factors of जो production है. So factors of production कौन से थे? वो थे land, labor, capital, entrepreneur, infrastructure. उसके बाद transport है तो factory तक जाएगा वो, and इस तरीके से वो फिर transport होगा, market में जाएगा, and then money because they will sell and they will make money, and this is how the circular, this is the industry market linkage. The key to decision of the factory location is the least cost. Government policies and specialized labor also influence the location of industry. तो जो एक डिसीजन लेना होता है कि फैक्ट्री की लोकेशन, वेयर विल द फैक्ट्री लोकेशन बी, दैट इज द लीस्ट कॉस्ट. जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, स्पेशलाइज्ड लेबर है, ये सारी चीज़ें भी बहुत दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस अ लॉट की लोकेशन क्या हो एक इंडस्ट्री की. आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री अगर हम लोग देखें तो it will see all of these जो factors हैं, cost of obtaining raw materials at site, cost of distribution of production, and cost of production at site, decision to locate factory at site. So ये सारी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के then allocation जो है वो finalize की जाती है. So that's all we have discussed in this session. We have discussed about manufacturing क्या होती है, and then किस तरीके से जो ideal location होती है वो किस तरीके से choose की जाती है, and क्या क्या फायदे होते हैं if an industry comes, किस तरीके से urbanization and industrialization goes hand in hand. So that's all we have discussed in this session. Thank you.